Good morning all of you. We will continue our chapter, that is industry, right? So today we will do its second part. So in the previous session we have completed till timeline of iron and steel industry in India. हमने इनकी locations देख ली थी, abroad का भी देखा था और India का भी देखा था हमने, right? So now we will continue our chapter. Now we will come to a topic that is of iron and steel industry. As we already know that the main steel plant is located in Jamshedpur. Where it is located? Jamshedpur. So we will study about that. Before independence, Tata and Steel Company Limited, that is TISCO. What is its short name? TISCO. What is TISCO? Tata Iron and Steel Industry. Was only one iron and steel plant in the country which was privately owned. ये किसकी थी? जमशेदजी टाटा की. किसकी थी? जमशेदजी टाटा की. पूरे ऑल ओवर कंट्री में 90s के वक्त, बिफोर इंडिपेंडेंस के वक्त, ये सिर्फ वर्ल्ड में एक ही कंपनी हुआ करती थी, राइट? जो कि प्राइवेट लिमिटेड थी. क्या थी? आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स. TISCO was started in 1907 at Sakchi near the confluence of the rivers Subranrekha and the Khakri in Jharkhand. Later on, the Sakchi was renamed as Jamshedpur. 1907 में इनको सेटअप किया गया था. इस जगह का नाम पहले जमशेदपुर नहीं था, साक्षी था. ये एक नियर रिवर बैंक के किनारे हुआ करता था जिसका नाम था सुब्रनरेखा और खारखी, राइट? ये इस रिवर के किनारे हुआ करता था. बाद में इस जगह का नाम क्या डाला गया? जमशेदपुर. Why Sakchi was chosen to set up the steel plant? अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम स्टील प्लांट के लिए साक्षी ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या रीजन है? This place was only 32 kilometer away from the Kalimati station on the Bengal-Nagpur railway line. देखिए, अब ये रेलवेज के पास था. हमने पढ़ा है कि किसी भी फैक्ट्री को हम सेटअप करते हैं तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है. फर्स्ट वन है उसका लोकेशन, उसका ट्रांसपोर्ट, सर्विस अवेलेबल है कि नहीं. भाई किसी भी सामान को हमने, अगर उसका एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमने बनाया है तो उसे हमें कंज्यूमर के पास भी तो पहुंचाना है कि नहीं. तो ये जो जगह थी ये 30 किलोमीटर अवे थी फ्रॉम द कालीमती स्टेशन, दैट इज इन बेंगलोर एंड नागपुर रेलवे लाइन. ये नागपुर और बेंगलोर रेलवे लाइन से सिर्फ 32 किलोमीटर था. मतलब ये सेंटर बीच में था. या तो बंगाल भी ये ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं और नागपुर भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं. दोनों जो रेलवे स्टेशन थे इनके नियर बाय थे. देखा किस तरह से फैक्टर्स अफेक्ट करता है? देख रहे हैं हम कौन सा फैक्टर अफेक्ट किया यहाँ पे? लोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. हुआ कि नहीं? इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर. मतलब यहाँ पे माइंस थी आयरन ओर्स की. कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइड अ लार्ज मार्केट. क्लियर है कि ये आयरन ओर, कोल और मैग्नीज के नियर बाय था और कोलकाता के पास में था. क्यों? कोलकाता मेन मार्केट है हमारे आयरन्स का. आ रही बात समझ में? हमें मार्केट भी तो देखना पड़ेगा कि हम इजीली कहाँ ट्रांसपोर्ट करके उन्हें सेल आउट कर सकते हैं. टिस्को गेट्स ऑयल फ्रॉम द झारिया कोयल फील्ड्स एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड द मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. द खारकी एंड द सुब्रनरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई. अब इसको नदी के किनारे ही क्यों सप्लाई किया गया था, लोकेट किया गया था? क्योंकि जिससे कि हमें सफिशिएंट वाटर सप्लाई हो सके. क्योंकि आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की, वाटर की. तो हमें उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. इसलिए इन्होंने इस नदी के किनारे पे इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया. क्लियर है यहाँ? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट. फिर बाद में इस कंपनी को आगे और फर्दर डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने भी हेल्प करी. नाउ पिट्सबर्ग कहाँ पर है? ये
अमेरिका में। कहां पर है ये? अमेरिका में। यहाँ पे भी आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है। व्हाट इज पीट्सबर्ग? काफी टाइम तो हम सोचते रहते हैं ये पीट्सबर्ग है क्या, है क्या, है क्या, कोई खाने की, कोई कपड़ा या कुछ पहनने का नहीं है ये। इट इज द सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पे क्या होता है देखिए, क्यों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पीट्सबर्ग में सेटअप किया गया? द रॉ मटेरियल सच एज द कोल इज अवेलेबल लोकली। इनको जो कोल था वो लोकली अवेलेबल हो रहा था। While the iron ores come from the iron mines at Minnesota about 1500 किलोमीटर from the Pittsburgh। हालांकि इनका जो आयरन आ रहा था वो मिनोस्टा से आ रहा था, जो कि काफी दूर था। कितनी दूर था? 1500 किलोमीटर दूर से आयरन की सप्लाई होती थी और कोल उनको लोकली अवेलेबल हो जाता था। अब बात आती है कि मैम इसकी लोकेशन तो इन्होंने यहाँ कर रखी है, आयरन काफी दूर से आ रहा है, तो इनको ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा नहीं पड़ रहा होगा? 1500 किलोमीटर मायने रखता है कि 1500 किलोमीटर से आप कोई आयरन को ट्रांसपोर्ट करके मंगवा रहे हो, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस ज्यादा लग रहे होंगे। फिर भी इसको यहाँ पे लोकेट किया गया, इसके रीजन हम देखते हैं अभी। बिटवीन दीज माइंस एंड पीट्सबर्ग ग्रेट लेक्स वाटरवे इज प्रेजेंट। देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सबसे मेन फैक्टर जो है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हमें वाटर, देन उसके बाद आता है हमारा कोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आयरन और कितने ही किलोमीटर से दूर आ जाए वो पॉसिबल है, लेकिन कोल और वाटर हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वो भी 24 आवर्स, राइट। So these mines and the Pittsburgh Great Lakes waterway is present, which is one of the world best route for shipping। अब देखिए इसको साथ में और क्या मिल रहा है, कौन सा ट्रांसपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे? शिपिंग। मतलब किसी सी पोर्ट के पास में है जहां पर इसको इजीली वाटर भी अवेलेबल हो रहा है और शिपिंग भी अवेलेबल हो रही है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। अब देखिए ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू कर रहे हैं यहाँ पर? ट्रेन्स के थ्रू, और वो शिपिंग के थ्रू अपना आगे का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मंगवा किससे रहा है ये? ट्रेन के थ्रू। द ओयो, द मंगोलिका एंड द एलिगेनी रिवर्स प्रोवाइडेड एडिक्वेटेड वाटर सप्लाई। देखिए ये 3 रिवर्स के नाम बताए हैं जहाँ पे इनको सी पोर्ट भी अवेलेबल है और वाटर की फैसिलिटी भी 24 आवर्स अवेलेबल है। So it is one of the most important question from the point of view of your exam, right? Name the 3 rivers which is situated in the Pittsburgh, right? First question is that, and why the what is the other name of Jamshedpur? What is the other name of Jamshedpur? And what are the reason behind this setup? कि साक्षी वेस्ट बंगाल की तरफ ही क्यों सेटअप करी गई और पिट्सबर्ग नॉर्थ अमेरिका में ही क्यों सेटअप किया गया आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्लांट? तो दोनों के क्वेश्चंस के आपको रीजंस मिल गए हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि अभी हमने जो यहाँ पढ़ा है ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही पढ़ा है। देखिए वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन बन गया है हमारा, बना कि नहीं, राइट? तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखें। Today, large steel mills are located in the valley of the Mongolia and the Allegheny rivers above Pittsburgh and along the Ohio River below it. Finished steel is transported to the market by both land and water. देखिए जो पिट्सबर्ग में जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है दैट इज फिनिश स्टील, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? लैंड एंड वाटर रूट्स। अदर फैक्ट्रीज प्रेजेंट इन द पिट्सबर्ग एरिया यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी का फिनिश प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के लिए क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज द रेल बोर्ड, इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल्स। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई क्वेरी यहाँ पर, कोई क्वेश्चन पूछना है? हमने पढ़ा जमशेद जी के बारे में, जमशेदपुर का और पिट्सबर्ग का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। इनको लोकेट करने का मेन फैक्टर क्या है? एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ water, because they require the abundant amount of water in the manufacturing of iron and steel, and second one is availability of coal,
क्लियर? यहाँ पे पीस वर्क में भी कोड लोकली अवेलेबल था इनको। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कोई जानते हैं इसके बारे में? नाम सबने सुना है? हमने सुना है कि नहीं सुना है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा राजस्थान की बताओ, नेम द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान। बताइए कौन सी सिटी को बोला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सिटी? बताइए। आंसर इज भीलवाड़ा। किसको बोला जाता है? भीलवाड़ा। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन राजस्थान स्टडीज व्हेन वी विल डू राजस्थान ना, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में आएगा इसमें राजस्थान की। नाउ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज फाइबर्स यूज्ड इन देम। किस तरह का कपड़ा, किस तरह का थ्रेड इसमें यूज लिया जा रहा है, कौन सा फाइबर इसमें यूज लिया जा रहा है, दैट इज डिपेंड अपॉन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री और द टाइप ऑफ देयर रॉ मटेरियल विच वी आर यूजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट क्लोथ। भाई अगर हम वुलन बना रहे हैं तो उसमें वुलन क्लोथ काम में आएगा, कॉटन का बना रहे हैं तो उसमें कॉटन थ्रेड काम में आएगा, आएगा कि नहीं? चलिए, फाइबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स एज वी ऑलरेडी रेड अबाउट इन द साइंस ऑल्सो। फाइबर चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फाइबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। व्हाट आर द नेचुरल? ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। ये आपके 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन अराइज होता है। कॉटन टेक्सटाइल डिपेंड ऑन विच फैक्टर? क्या लिखोगे? कॉटन टेक्सटाइल डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड है? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल में भी क्या? विच टाइप ऑफ फाइबर इज यूजिंग। क्या आएगा? विच टाइप ऑफ फाइबर इज यूजिंग। तो इसमें क्या यूज में ले रहे हैं हम? नेचुरल में क्या यूज में लिया? वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। एंड मेन मेड इट इंक्लूड्स नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी फाइबर्स व्हिच इज अवेलेबल which are synthetic fibers. What are the other name of man made? Synthetic fiber क्या बोलते हैं हम इनको? Synthetic fiber. Shall we move? Clear है यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम? चलिए। Till the Industrial Revolution, कॉटन क्लोथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग। पहले वो चरखा यूज में होता था, हैंड स्पिनिंग सबने देखा हो तो, हाथ से जिसमें सूत काटा जाता था, हैंड स्पिनिंग मिल, राइट? तो पहले क्या यूज में ले जाता था? जब तक हमारे देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टअप नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे यहाँ पे हैंड स्पिनिंग टेक्निक यूज में लिया करती थी, जिसमें व्हील्स और लूम्स का काम हुआ करता था, व्हील के थ्रू, चरखे के थ्रू, राइट? In the 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile। लेकिन जब हमारे यहाँ पे पावर लूम्स आई, आप लोगों ने देखे होंगे पावर लूम्स क्या होती है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर वो वुड के बड़े बड़े प्लैंक लगे हुए होते हैं, लकड़ी के सांचे बने हुए रहते हैं ना, जिसमें लकड़ी पे धागा काटा जाता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो, नहीं देखा देखिएगा थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके। पावर लूम फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, नाउ द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स, एनी आइडिया? इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स? इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए। अगेन द क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन अराइज। नेम द सम प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। बन गया ये, वापस एक क्वेश्चन अराइज हो गया। देन बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैड स्पन एंड द हैंड वुवन क्लॉथ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिजाइन। पहले हमारे यहाँ पर किससे बनाए जाते थे? हाथ से होते थे, सारा हैंडीक्राफ्ट आइटम होता था, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो मटका बनाना हो, चाहे वो कुछ वुलन क्लॉथ बनाना हो, चाहे वो स्वेटर बुनना हो। पहले कुछ भी मशीन से नहीं हुआ करता था, किससे हुआ करता था? हाथ से बनाया जाता था, हैंडमेड बनाया जाता था, जिसकी क्वालिटी और डिज़ाइन बिल्कुल यूनिक हुआ करती थी। लेकिन व्हेन द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड देयर ओन रिवोल्यूशन, दैट इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो धीरे धीरे हमारे ये जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स थे, जो हैंड वुवन आइटम्स थे, वो सब मार्केट से आउट
होते चले गए, क्योंकि वो डिजाइन्स होती तो यूनिक थी लेकिन उनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वो मार्केट में इजीली सेल आउट नहीं हो पाती थी। इसलिए हैंडीक्राफ्ट आइटम की जगह किसने जगह ले ली? मशीन ने। किसने ले ली? मशीन ने। However, the traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produce cheap and the good quality fabrics through mechanized industrial units. अब क्या कर दिया? ट्रेडिशन इंडस्ट्री ट्रेडिशन थी, वो हैंड से वीविंग हुआ करती थी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता था, लेकिन उसकी रेट ज़्यादा होने की वजह से, मार्केट में उसके दाम ज़्यादा होने की वजह से उसकी जगह इंडस्ट्रीज़ ने ले ली, क्योंकि इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करता था वो रेट वाइज चीप हुआ करता था और क्वालिटी भी उसकी अच्छी हुआ करती थी। आ गया समझ में? उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था बनाने में, क्योंकि वो हाथ से बनता था, और इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। The first successful mechanized textile mill was established in Mumbai in 1854. तो फर्स्ट मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई? हमारी मुंबई में। इन विच ईयर? 1854। लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, देखिए कहाँ पर है। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ द फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इजी रहता है यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, लेकिन अब ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट करने लग गए। भाई ह्यूमिडिटी क्यों चाहिए? जो कॉटन जो प्रोड्यूस होता है उसको कैसा क्लाइमेट चाहिए? ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट चाहिए, तभी यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस हो सकता है। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ करता था उस वक्त, तो वहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था। लेकिन अब आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी भी पैदा की जा सकती है मशीनों के द्वारा, राइट? तो raw cotton is pure and not weight losing raw material, so this industry has spread the other part of the country such as the Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad and Mumbai। इसलिए अभी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कहाँ सेटअप करी गई हैं? कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद एंड मुंबई। कोलकाता, लुधियाना, Pondicherry and Panipat also cotton textile mills, they are also available here also, right? कहाँ है? कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी एंड पानीपत। नाउ अब हम पढ़ेंगे अहमदाबाद। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? गुजरात के अहमदाबाद के बारे में। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ साबरमती रिवर। देखिए अभी हमने पढ़ेंगे, इसमें सब में एक बात कॉमन आएगी, मुझे बताना क्या। बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। कॉटन टेक्सटाइल्स पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले गुजरात के। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद। अहमदाबाद में हम पता है कि गुजरात जो है वो साबरमती रिवर के किनारे पास है। द फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1859 आफ्टर द मुंबई। इट सून बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया। ये जो अहमदाबाद था वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट सिटी बन गया था किसका? कॉटन टेक्सटाइल का। After Mumbai and was therefore often referred to as the Manchester of India. Manchester of India किसको कहा जाता है? मुंबई। तो again one mark question arises. Which city is known as the Manchester of India? That is Mumbai and it was established in 18 पढ़ा था हमने पीछे 1854. Now, why textile industry developed in Ahmedabad? Ahmedabad is situated very close to the cotton growing area because Gujarat area is very humid area है, बहुत ज़्यादा humidity है वहाँ पे, which ensure easily availability of raw material. That means cotton is available here. Cotton भाई आप किसी का भी सेटअप कर रहे हो, अब कॉटन टेक्सटाइल का सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा? कॉटन। क्या चाहिए होगा? कॉटन। तो कॉटन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद द क्लाइमेट इज आइडल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग के लिए और वीविंग के लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा सूदिंग फेवरेबल है। द फ्लैट रिटेन एंड इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल। यहाँ पे हमें फ्लैट लैंड इजीली अवेलेबल है अहमदाबाद में, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रखी, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जो हम सेटअप करते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में जो सेटअप करते हैं वो बहुत लार्ज एरिया कवर करता है। ऐसा नहीं है कि एक या दो फ्लोर लेके और छोटी सी जगह लेके कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बहुत बड़ा एरिया को कवर
करता है। क्लियर हुई ये बात? आगे चलें। The densely populated states of the Gujarat and the Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. अब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गुजरात की और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें इजीली लेबर अवेलेबल हो जाती है, चाहे वो स्किल्ड ले लो मतलब लिटरेट पढ़ी लिखी हो, और चाहे सेमी स्किल्ड ले लो जो कम पढ़ी लिखी हो, एवरेज हो, तो दोनों तरह की हमें लेबर यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए यहाँ पे रोड का ट्रांसपोर्ट हमें मिल जाएगा, यहाँ हमें रेलवे का ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा इजीली महाराष्ट्र और गुजरात में। परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ ये हमारा मेन सेंटर है, सेंट्रल लोकेशन है, इसलिए हमें गवर्नमेंट से परमिट भी मिल जाता है कि हम हमारा माल बाहर भेज सके, मतलब मार्केट में माल भेजने के लिए हमें परमिट भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, चाहे विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। मुंबई, अब मुंबई की हम बात करें महाराष्ट्र की, तो मुंबई में तो क्या है, सी पोर्ट है। अगर आप गुजरात में बात करो तो गुजरात में भी सी पोर्ट है कि नहीं? तो मुंबई पोर्ट्स नियरली फैसिलिटेट इंपोर्ट्स ऑफ द मशीनरी एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। हम बाहर से मशीनरी मंगा सकते हैं और अपना कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स फेसिंग प्रॉब्लम। Several textile mills have closed down due to the emergence of the new textile centers in the country, as well as non-upgradation of the machines and technology in the mills of Ahmedabad. बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है मुंबई की वो सेटअप थी, लेकिन अब वो बंद हो गई हैं। इसका मेन रीजन क्या था कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस मशीनरीज आ गई हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रीज उनको यूज नहीं कर रही है या उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। कहते हैं ना, अपग्रेड करते रहना चाहिए, नहीं तो आप बंद हो जाओगे। तो इसी तरह से वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो क्या हो गई, बंद हो गई हैं। नहीं, ओसाका, व्हाट इज ओसाका? इट इज सिचुएटेड इन जापान। वेयर इट इज? इट इज सिचुएटेड इन जापान। It is an important textile industry of Japan, also known as Manchester of Japan. Which city is known as the Manchester of Japan? फिर क्वेश्चन अराइज हो गया, Why textile industry develop in Osaka? अब इसको ओसाका में क्यों सेटअप किया गया है? The extensive plain around Osaka ensured that the land was easily available. क्यों? क्योंकि यहाँ पे land easily available है for the growth of cotton mills. वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ का भी क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, और वेल सुटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग। द रिवर योडो, यहाँ कौन सी रिवर बहती है जापान में? ओसाका में योडो, विच प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू द मिल्स। लेबर इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। लोकेशन ऑफ पोर्ट, पोर्ट की फैसिलिटी है यहाँ पर। अगर आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया है तो उसको आप बाहर भेज सकते हैं, मशीनरीज और मंगवा सकते हैं। वैसे तो मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती बाहर से मंगाने की, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो जापान इज द एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्री। पता है, मतलब फर्स्ट टेक्नोलॉजी एडवांस वहां पर आती है, उसके बाद उनसे पूरा देश लेता है। The textile industry at Osaka depend completely upon imported raw materials. Cotton is imported from Egypt, India, China and USA. जापान जो है वो कॉटन और कहाँ से मंगाता है? इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। The finished product is mostly exported and had a good market due to the good quality and low price. अब अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है तो उन प्रोडक्ट की प्राइसेस भी कैसी आती है? कम आती है, उनकी कॉस्टिंग कम आती है, इसलिए वो इजीली मार्केट में सेल आउट हो जाते हैं। Recently, the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industry. लेकिन अब जो कॉटन इंडस्ट्री है ओसाका की वो रिप्लेस कर दी गई है by the iron and steel, machinery, shipbuilding, automobiles, electricals, equipments and cement. अब ओसाका की जो इंडस्ट्री है वो रिप्लेस कर दी गई है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स एंड सीमेंट। अब वहाँ पर ये दूसरी फैक्ट्रीज भी सेटअप हो गई है। पहले तो एक ही थी, लेकिन अब वहाँ पर और भी फैक्ट्रीज सेटअप हो गई है क्योंकि वहाँ पे लैंड फॉर्म इजीली अवेलेबल है। नाउ वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री deals
in the storage, processing and distribution of information. As we already know about the information technology, one it is a good example of information technologies are Android phone, MacBooks, iPad, iPod, ये सब क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है. तो हमें एडवांस टेक्नोलॉजी क्या देता है? ऐसी इंडस्ट्रीज किससे डील करती हैं? विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? This industry has become global due to a series of technological, political and social economic events. Major hubs of the IT industry of the world, that is Silicon Valley, California and Bangalore, India. तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है कैलिफोर्निया का वर्ल्ड की और बैंगलोर को हमारे इंडिया की. तो अगेन क्वेश्चन अराइजेस, which city is known as the Silicon Valley of India? Silicon Valley of India, Bangalore, and Silicon Valley of World, California. Silicon Valley of World कौन सी है? California. And Silicon Valley of Bangalore, Silicon Valley of India, sorry, Bangalore. There are other emergency information technology hubs in metropolitan centers in India such as, अब एडवांस टेक्नोलॉजी के हब्स हमारे यहाँ पे हो गए हैं. मुंबई में है, न्यू दिल्ली है, हैदराबाद और चेन्नई. अदर सिटीज सच एज गुड़गांव, गुड़गांव को भी आईटी सेक्टर बोला जाता है पूरा. बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फैक्ट्री सेटअप है वो कहाँ पर है आज के टाइम पे? गुड़गांव. पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर बैंगलोर में ही क्यों सेटअप किया गया है? इसके क्या एडवांटेज है? बैंगलोर में सेटअप करके हमें एडवांटेज क्या मिला और वहां पे सेटअप क्यों किया गया? बैंगलोर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. हम सब जानते हैं इनके बारे में. सबसे ज्यादा लार्ज इंस्टीट्यूशंस हमें कहाँ मिलेंगे? बैंगलोर में. और आईटी कॉलेजेस कहाँ हैं? बैंगलोर में. द सिटी वॉज कंसिडर्ड डस्ट फ्री. इस सिटी को क्या बोला जाता है कि ये सिटी डस्ट फ्री है विद द लो रेंट्स एंड द लो कॉस्ट ऑफ लिविंग. अगर आप वहाँ पे जाके अपना आईटी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ आप सेटअप हो सकते हैं. कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा मेड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्वेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डस्ट कम होती है और वहाँ पे आपको इजीली रूम्स, यहाँ हम कहें कि रहने की स्पेस इजीली अवेलेबल हो जाती है एट द वेरी लो रेट. ऐसा कहा जाता है. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कर्नाटका वॉज द फर्स्ट टू अनाउंस एन आईटी पॉलिसी इन 1992. कर्नाटका में आता है बैंगलोर. तो हमारा वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने आप को अनाउंस कर दिया था कि आईटी पॉलिसी हमारे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करी गई है 1992 में. द सिटी हैज द लार्जेस्ट एंड द वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैनेजर्स विद वर्क एक्सपीरियंस. अब वहाँ पे इतने सारे आईटी सेक्टर्स खुले हुए हैं तो वहाँ उनको स्किल लेबर मिल जाती है एज ए मैनेजर हायर करने के लिए. Now, locational advantage of Silicon Valley. Close to some of the most advanced scientific and technological centers in the world. California is the main center which is connected to the scientific and technological centers. Now, pleasant climate is here, an attractive and a clean environment. भाई आपकी आईटी इंडस्ट्री वहीं सेटअप हो सकती है जहाँ पे डस्ट कम हो, जहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट हो. अगर डस्ट होगा तो आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा. क्योंकि जो स्मॉल इक्विपमेंट्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे? डस्ट एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें तो हार्मफुल है. द प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द डेवलपमेंट एंड द फ्यूचर एक्सपेंशन. लोकेटेड क्लोज टू द मेजर रोड्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ये जो एरियाज हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है? विच इज कनेक्टेड टू द रोड्स एंड एयरपोर्ट्स एंड गुड एक्सेस टू मार्केट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स. तो आवर चैप्टर इज ओवर. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, size, ownership, their location, factors of industries, and why the cotton and iron textile industries are set up in Jamshedpur. Right? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पिट्सबर्ग में क्यों सेटअप किया गया है? ओसाका में क्यों सेटअप किया गया है? कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड क्यों बोला जाता है? बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? तो दे आर द सम क्वेश्चंस आल्सो हियर. 1 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत सारे थे. तो हमारा ये इंडस्ट्री वाला चैप्टर ओवर हो गया है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसके नोट्स
इसमें अवेलेबल है हमारे YouTube चैनल पे। तो ये नोट्स हमारे पूरे हो गए हैं, तो आप इनको पूरे कर लें, कंप्लीट कर लें ये नोट्स। आ रही है समझ में बात? यू हैव टू कंप्लीट द नोट्स। ओके, आवर चैप्टर इज ओवर। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेक्शन with the new chapter.